सर को चादर से ढके, मुंह छुपाती दोपहर की कड़कती धूप में नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कदम उठा रही थी। अब अपनी माँ का इलाज करवाने को उसे घर से निकलना ही पड़ा था। उसका गैरतमंद भाई तो आंखें बंद करके अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ चुका था। कभी सोचा ना था कि ये हालात भी देखने को मिलेंगे। अपने वालिदैन की किस कदर लाडली थी। उसके अब्बा ने कहा था कि उसे किसी शहजादे के साथ रुखसत कर देंगे। उसका इकलौता भाई उस पर जान लुटाता था। अब्बा की मौत के बाद कैसे भाभी ने उसे दिन में तारे दिखाए थे। भाई का खून भी सफ़ेद हो चुका था। इसकी किरदार कशी करने में भाभी एक लम्हा ना लगाती थी। भाई भी उनकी बातों में आ चुका था। काश अब्बा आज आप जिंदा होते। बाप को याद करते ज़रनूर की आंखें खुद ब खुद नम हो गई थीं। किधर जा रही हो? छालिया को मुंह से निकालकर दीवार पर थूकते हुए उसके लफंगे मंगेतर ने बीच सड़क पर इसका हाथ थामा। उसके बाद से मंशियात की बदबू आ रही थी। ज़रनूर का नाजुक दिल खौफ से कांपता था, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर ना होने दिया था, वरना वो मज़ीद शेर हो जाता। अख्तर, मेहरबानी करो, यहाँ से जाओ। मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? अभी थोड़ा ही तुझे खा जाऊंगा। अख्तर की बात का इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कई बार उसे ज़ुमाइनी जुमले बोला करता। उसने निगाहें पूरी सड़क पर घुमाई। सच शुक्र था कि कोई मौजूद नहीं था। अब वो मज़ीद किसी के सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, जिसके बदले उसकी माँ को अपनी बहू से मज़ीद बातें सुनना पड़ती। पहले तू बता, दोपहर के इस वक्त कौन से यार को मिलने जा रही है? ये मंगनी इसके भाई ने 1 साल कबल करवाई थी, जिस पर ज़रनूर ने बहुत एहतजाज किया कि वो अपनी भाभी के इस मवाली भाई से बिल्कुल शादी नहीं करेगी। दोनों बहन भाई ने मिलकर इसकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया था। अफसोस है मुझे कि तुम मेरे मंगेतर हो। अगर मेरे किरदार पर इतना ही शक है तो छोड़ क्यों नहीं देते? गुस्से की ज़्यादती से ज़रनूर हलक के बल चीखी। उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी। जब अख्तर उसका हाथ थामता था, उसे हवस से देखता था। उसका गैरतमंद भाई सब कुछ देखकर भी अनजान था। तू और तेरी माँ तो चाहोगे ही कि मैं रास्ते से हट जाऊं। ज़रनूर की कलाई को पकड़कर जोर से झटका दिया कि वो 2-4 कदम दूर जाकर गिरी। अब इंटरव्यू के लिए जाना बेकार था, क्योंकि अगर वो आगे को कदम उठाती तो शायद वापसी तक ये बहन भाई घर में उसकी माँ को कितना जहनी बीमार कर देते। अख्तर कमीनगी से हंसा था। वो बेचारी तो शौहर के जाने के बाद दुख ही दुख उठा रही थी। जल्दी से तैयारी कर, अगले महीने तुझे अपनी कैद में करता हूँ। उसके लफ्ज़े या लहजे ज़रनूर को तकलीफ़ नहीं देते थे, क्योंकि सामने खड़े शख्स की उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। अख्तर को कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार ना था। उसकी तो किस्मत पलटी खाई थी जब ज़रनूर जैसी तालीम याफ्ता और ख़ूबसूरत लड़की उसकी झोली में फेंक दी गई। तुमसे शादी करती है मेरी जूती, और आइंदा मेरा रास्ता मत रोकना, वरना भाई को बता दूंगी। गुस्से से कहती हुई वहीं से पलट गई। अख्तर ने हराम के पैसों से इसके भाई का कारोबार शुरू करवाया था। वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता था। ज़रनूर का रिश्ता उससे इसी पैसों की वजह से हुआ था। वापसी का सारा रास्ता उसने रोते हुए काटा। जिंदगी के बुरे दिन तो उस वक्त ही शुरू हो चुके थे जब इनकी भाभी के भारी कदम घर में पड़े। उन्होंने इसके सारे रिश्ते छीन लिए थे। ज़रनूर की वालदा ने रिश्ते करवाने वाली पर भी आंखें बंद करके भरोसा किया था। अपने फरमाबरदार बेटे के लिए वो कोई ऐसी लड़की की तलाश में थी जो मासूम और भोली भाली हो, उनके घर को अपना घर समझे। वो बहू नहीं, बेटी बनाकर रखना चाहती थी। ज़रनूर भी कितनी खुश थी। अपने अब्बा और भाई से फरमाइश करते नहीं थक रही थी। घर का हर कोना उसने अपनी मर्जी से सजाया था। भाई को बात बात पर तंग कर रही थी। ज़रनूर की माँ ने बिन बाप की बेटी देखी तो दिल पिघल गया। बगैर कोई पूछ गूछ किए उसकी मासूम शक्ल को देखकर
शगुन आई थी। अख्तर की निस्बत उसकी बहन के नैन नक्श काफ़ी खूबसूरत थे। अपनी मासूमियत से उसने सास को बेवकूफ़ बनाया था। शादी के बाद धीरे धीरे ससुर और शौहर के दिल में जगह बनाने लगी। ज़रनूर से तो उनका रवैया पहले दिन से अजीब था। ज़रनूर हर वक्त घर में चहकती रहती। भाई उसको टोकने लगा था। धीरे धीरे अब्बा के मरने के बाद भाई ने अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा ली थी। ज़रनूर ने एडमिशन रोककर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। आ गई महारानी, भाभी की आवाज़ पर उसने अपने आंसुओं को अंदर धकेला। जवाब देने के बजाय वो कमरे में जाने लगी। मुंह में सपारी डालकर बैठी है जो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही। नफरत से उन्होंने इसके खूबसूरत चेहरे को देखा। दिल ही दिल में कुड़ने लगी कि इसका इकलौता भाई इस लड़की को देखते ही दीवाना हो गया था। इस लड़की को वो जलील करना चाहती थी। भाभी अम्मा की दवाई लेने गई थी। ज़रनूर ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन अपनी भाभी को फ़िलहाल सच बताकर मज़ीद हंगामा भी नहीं करवाना चाहती थी। झूठ बोलेगी मुझसे? दवाई लेने कैसे जा सकती है जबकि तेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। भाभी ने चुपती निगाहों से उसे शर्मिंदा करना चाहा। अपने यार से मिलने गई होगी। मेरे भाई को भी अपनी अदाओं में फंसा लिया है। तुम माँ बेटी का यही काम है। तो ना करवाती मेरी अपने निकम्मे और लफंगे भाई से शादी। एकदम चीख पड़ी। हर बार उसके किरदार को गाली बना दिया जाता था। भाभी जोर से हंसी। मेरे सामने ज़बान चलाती है, जानती है ना, तुम दोनों माँ बेटी को बाहर फेंकवा सकती हूँ। भाभी ने चुटिया से पकड़कर उसे दरवाजे की जानिब धक्का दिया। अगर ज़रनूर की माँ बरवक्त उसे ना पकड़ती तो शायद वो गिर जाती। आपकी औकात ही क्या है भाभी? ना भूलें कि आपको गंदे मोहल्ले से निकालकर इज्जत से ब्याह कर ले जाने वाले हम ही थे। आपकी अपने करतूत और तरबियत का आईना मैंने दिखाया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। गम व गुस्से से ज़रनूर का सफ़ेद चेहरा सुर्ख हो गया था। ज़रनूर की भाभी अपना भयानक माजी याद करके तड़प ही तो उठी थी। तू जिन सोचों में उड़ रही है ना, आज ही तेरे पर कटवाती हूँ, नहुसत से कहते कमरे में बंद हो गई थी। ज़रनूर अपनी माँ का कमज़ोर हाथ थामे अपने इकलौते कमरे की जानिब मुड़ गई। अम्मा माजरत, मैं आपकी तरबियत का पास ना रख सकी। बस भाभी ने जब किरदार पर उंगली उठाई तो इस बार बर्दाश्त नहीं हो सका। उसके लहजे में शर्मिंदगी, बेबसी और गुस्सा था। वो अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। ज़रनूर की माँ कुछ ना बोली। अम्मा कुछ तो बोल, यूँ अपनी बेटी से मुंह ना मोड़। आइंदा कुछ नहीं बोलूँगी भाभी को। उनकी नाराज़गी के डर से अब ज़रनूर को खुद पर गुस्सा आने लगा कि भला उसे जाहिल के साथ जाहिल बनने की क्या ज़रूरत थी। उसने एक लफ्ज़ भी अपनी भाभी को गलत नहीं कहा था। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस फ़िक्रमंद हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ये दुनिया क्या हाल करेगी। काश कोई भरोसेमंद इंसान होता तो तुझे उसे सौंप देती। बाप के मरने के बाद सारा ज़माना ही ज़रनूर के ख़िलाफ़ हो गया था। जब से अख्तर की मंक बनी थी तब से इसे लगता था कि दुनिया इस पर हंस रही है। कैसे कॉलेज के ज़माने में डाइजेस्ट की कहानियाँ पढ़कर इसने सोच लिया था कि इसके लिए भी ऐसा ही कोई राजकुमार आएगा। अख्तर को तो ज़रनूर की अब्बा की हयात में घर आने की इजाज़त ना थी। ज़रनूर की भाभी इसी बात का बदला तो इन सब से ले रही थी। अपनी बुरी आदतों की वजह से अख्तर को मोहल्ले से मार कर निकाल दिया था और कई बार पुलिस भी पकड़ कर ले जा चुकी थी। आजकल मंशियात के धंधे में मुलव्विस था और इसी खातिर गुंडा बना गलियों में घूमता था। ज़रनूर की माँ इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी, लेकिन भाई ने कह दिया कि अब वो इस घर के सरबराह हैं और ज़रनूर की ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का हक़ अब उनको है। ज़रनूर का दिल अपने भाई की बेहिसी पर भर चुका था। कैसे बचपन में बुखार होने पर वो सारी रात उसे अपने सीने से लगाए लोरी सुनाया करता था और अब इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। तू बता, इंटरव्यू कैसा रहा?
زرنور کی ماں نے بات بدلی۔ اماں کہاں؟ ان بہن بھائی کے رہتے میں انٹرویو دے سکتی ہوں؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مایوسی سے اپنی ماں کی گود میں سر رکھا۔ کل بھی تو ایک جگہ جائے گی نا، انشاءاللہ وہاں کام بن جائے گا۔ کتنی مشکل سے زرنور نے اپنی ماں کو اپنی نوکری کرنے پر رضامند کیا تھا، اور ان کے درمیان طے پایا تھا کہ جب تک نوکری نہیں مل جاتی تب تک یہ بات ان کے درمیان ہی رہے گی۔ اماں، مجھے تو لگتا ہے جذبات میں ہی نوکری کا کہہ دیا، بھلا مجھ جیسی لڑکی کا نصیب بدل سکتا ہے؟ ایسے نہیں کہتے، اپنے دل کو وسیع کرو اور اللہ سے اچھا گمان کرو۔ اچانک بھابھی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سر پر دوپٹہ باندھے اپنا نیلا ہاتھ دکھا رہی تھی۔ تم کہتے ہو تمہاری ماں اور بہن کا خیال رکھوں، دیکھ لو کیسے میرے ہاتھ کو نیلا کر دیا ہے۔ میرے چھوٹے بچوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے تو مجھے محلے بھر میں ذلیل کر دیا۔ بھائی اپنی بیوی کا نازک ہاتھ تھامے افسوس سے ماں کو دیکھنے لگے۔ آپ اپنی مرضی سے بہو بنا کر لائی تھی، میں نے آپ سے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ اب میری بیوی سے آپ دونوں کو مسئلہ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہی ہے بیٹا، بلکہ اس نے زرنور کو مارا ہے۔ زرنور کی ماں اپنے جوان بیٹے کو غصے میں دیکھتے ہوئے حقیقت سے آشنا کرنے لگی۔ امی جی، آپ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو چھپانے کی خاطر کیسے مجھ پر الزام لگا رہی ہیں؟ توبہ توبہ، ایک تو اپنی بیٹی کی تربیت نہ کر سکی، جو منہ اٹھائے دوپہر میں اپنے عاشقوں سے ملنے جاتی ہے۔ ان کی بات پر زرنور کا بھائی حیرت سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ زرنور اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی تھی، کیونکہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھ چکی تھی۔ ارے وہ تو میں اچھی بھابھی ہوں، اسے نند کے بجائے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہوں، تبھی تو اختر کو آج تک کبھی کچھ نہیں بتایا۔ بس فیصلہ ہو گیا، زرنور کا اگلے مہینے ہی اختر سے نکاح ہوگا۔ میں مزید اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکالنا چاہتا ہوں۔ اپنی ماں کو نظر انداز کرتا فیصلہ سنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی تھیں۔ بھابھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج وہ بھابھی اور اس کے نکمے بھائی سے بچنے کے لیے ساتھ والی خالہ کا ٹوپی والا برقع مانگ لائی تھی۔ نوکری پتہ نہیں ملنی تھی بھی یا نہیں، لیکن وہ ایک بار قسمت آزمانا چاہتی تھی۔ آفس کا ماحول خاصا ماڈرن تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے لان کے سوٹ پر ہاتھ مارا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے اپنے انٹرویو کا پوچھا۔ لڑکی شکل سے خوبصورت ہو اور پڑھی لکھی بھی ہو، اگر ڈریسنگ ماڈرن کر کے آتی تو تمہارا چانس پکا تھا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے زو معنی ہنسی کے ساتھ اسے سر تا پیر دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ تو پہلے ہی اپنی ماں سے سنتی آئی تھی کہ آج کل کا ماحول خراب ہے، کچھ دیر تک خود ہی مطلب پتہ لگ جائے گا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے آفس میں بلایا گیا۔ کمرے کے چاروں طرف پردے گرے ہوئے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص اس کے بھائی سے 2-4 سال بڑا ہی ہوگا۔ زرنور نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا۔ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کا کانفیڈنس زیرو ہے۔ مس زرنور، بیٹھ جائیں۔ اس کی کانپتی ٹانگوں کو دیکھ کر مینیجر نے حکم دیا۔ آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ہم کیسے آپ کو نوکری دے سکتے ہیں؟ زرنور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی، منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آپ پانی پئیں گی؟ مینیجر نے اسے روتا دیکھ کر پانی کا پوچھا، لیکن بغیر کچھ بولے نفی میں سر ہلاتی وہ اپنی فائل ٹیبل سے اٹھاتی واپس مڑنے لگی۔ رکیں مس زرنور، آپ کا انٹرویو ابھی باقی ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے مجھے نوکری نہیں ملے گی، معصومیت سے بولی۔ بیٹھیں، آپ کو کیا معلوم، سب سوالوں کے جواب درست دے دیں۔ مینیجر کا باس آج غیر حاضر تھا، اس واسطے وہ انٹرویو لینے کو بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باس کو کس قسم کی لڑکی چاہیے، سیکٹری کے روپ میں۔ زرنور تو اسے بالکل نہیں پسند آنے والی تھی، لیکن پہلی بار وہ اس معصوم لڑکی کی خاطر اپنے باس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ زرنور ڈرتے ڈرتے اپنی طرف سے سب سوالوں کے جواب درست دینے کی کوشش میں تھی
किसी भी तरह ये नौकरी हासिल करनी थी, अपनी माँ का इलाज करवाना था। मिस जरनूर, अपना लेटर लेती जाइएगा। अभी आपका आगाज़ है तो फ़िलहाल आपको 40,000 सैलरी दी जाएगी। जरनूर तो हवाओं में उड़ रही थी। उसकी नौकरी पक्की हो चुकी थी। कंपनी की तरफ से उसे 20,000 रुपये भी दिए गए थे, जिनसे वो अपनी माँ के लिए फ्रूट्स और दवाई लेने का इरादा रखती थी। महीने में कितनी बार वो अपने भाई को दवाई का याद करवा चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि कारोबार अभी शुरू किया है, इसीलिए दवाई लाने की गुंजाइश नहीं है। ऑफिस से निकलने से पहले वो रिसेप्शन पर मौजूद लड़की को आगाह करना ना भूली थी कि इसे ये नौकरी मिल चुकी है। वो इसे जता देना चाहती थी कि वो अपने लिबास की वजह से पीछे नहीं रही। काबिलियत लिबास से ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आज उसके अब्बा जिंदा होते तो वो इस हाल में ना होती। खुशी से झूमते हुए जैसे ही घर की दहलीज में दाखिल हुई, उसकी माँ सर झुकाए उसके भाई की झंकार सुनने में मसरूफ़ थी, जो उन्हें एक गैर जिम्मेदार माँ कह रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में भाभी पहले ही महफिल जमा चुकी थी। उसे लगा था कि शाम को भाई के आने पर ठंडे लहजे में बता देगी, लेकिन यहाँ मामला उलट था। 2 मिनट में समझ गई कि अब उसे आगे क्या करना है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझसे इजाज़त लिए बगैर आपने उसे जाने कैसे दिया? भाई, मैं इंटरव्यू देने अम्मा की इजाज़त से गई थी, और मुझे लगता है मेरे बाप के बाद मेरी माँ ही घर में सबसे बड़ी हैं। फ्रूट्स और दवाइयों का शॉपर उसने अंदर जाकर कमरे में रखा। नौकरी के नाम पर भाभी के कान खड़े हो गए। अब तुम लड़कों के साथ नौकरी करोगी? इसका भाई तो इसकी बात पर सुन खड़ा था। पहल भाभी की जानिब से ही हुई थी। ऐसी भी कौन सी नौकरी है जो तुझे पहले इंटरव्यू में ही मिल गई? भाभी का लहजा शक्की था। अख्तर भी गुस्से से माँ बेटी को देख रहा था। माँ अभी ये बात छेड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तक देर हो गई थी। मैं जवाब दे सिर्फ अपने भाई के सामने हूँ। जब भाई मुझसे सवाल करेंगे तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। जरनूर की माँ का तो दिल ही बैठा जा रहा था कि कहीं ये लड़की आसानियाँ ढूंढने के चक्कर में अपने लिए मुश्किल ना पैदा कर ले। बताओ जरनूर, कौन सी नौकरी मिली है? तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आजकल धक्के खा रहे हैं, तुम्हारे पास तो तजर्बा भी नहीं। भाई ने सवाल किया। अरे इससे क्या पूछते हो, नौकरी छुड़वा दो, अब मेरी मंगेतर है। इसकी बाज पुर्स करने वाला मैं हूँ। अख्तर दरमियान में कूदा। अख्तर और जरनूर का कोई मुकाबला नहीं था। जरनूर के लंबे सुनहरी बाल, जो हर वक्त चोटी में कैद रहते थे, सफ़ेद रंगत कि जैसे कोई हाथ लगाएगा तो गंदी हो जाएगी, वो तो कांच की गुड़िया थी। जबकि अख्तर ने नशा कर करके अपने होंठों को काला कर लिया था। सूखा तीला, जिसकी आंखें हर वक्त नशे के सबब लाल रहती थी, और पीले दांत, जिसे देखकर ही इंसान को उल्टी आ जाए। मैं ऐसी कोई मंगनी नहीं मानती हूँ। तुम चुप करो। जरनूर ने अख्तर को चुप करवाया। पहले की तरह चुप रहने से कौन सा इसने भाई की नज़रों में इज्जत बना ली थी। बताओ जरनूर। भाई, आपको नहीं पता कि मैं कितनी काबिल हूँ? बचपन से आप ही तो कहा करते थे कि जरनूर, तुम एक बार चीज़ पढ़ लो तो याद रहती है। मासूमियत से अपनी भाभी की तरह उसने भी इमोशनल ब्लैकमेल किया। मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी का खर्चा आपके कांधों पर ना पड़े, मैं कमा कर जहेज बना लूँगी। कितनी तनख्वाह है तेरी? भाभी की राल पैसों के नाम पर टपकने लगी। ठीक ही था कि वो कमाना चाहती है, वरना इसकी जेब से ही पैसा जाना था। मुझे जहेज नहीं चाहिए। तुझ जैसी लड़कियां अपने बॉस के साथ रात रंगीन करती हैं, पैसे उसी के बदले मिलते हैं। अख्तर के कहने पर जरनूर के भाई ने पहली बार हाथ उठाया था। खामोश रह, बहन है मेरी। जरनूर ने खामोशी से ये तमाशा देख रही थी। भाभी को अपने भाई की मार से कोई मतलब नहीं था। भाभी अपने दिमाग को लगाती पलटी मार चुकी थी। तुम शादी तक नौकरी कर सकती हो, लेकिन याद रहे मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
اختر کو اس کی نوکری کرنے سے اعتراض تھا، جبکہ بھابھی نے اس شرط پر اجازت دی کہ شادی تو ہمیں کرنی ہی ہے، اسی لیے جو کمائے گی میری ہتھیلی پر رکھے گی۔ بھائی نے بھی اپنی بیوی کے قائل کرنے پر رضامندی دے دی۔ بھائی، اب آپ کو میری ماں کی دوائیوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی یہ بیٹی اس کا اچھے سے خیال رکھ سکتی ہے۔ آخری جملہ اپنے بھائی سے کہتی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ آج زرنور نے اپنی ہٹ دھرمی دکھا کر اختر کی انا کو للکارا تھا۔ تجھے کیا ضرورت تھی بدتمیزی کرنے کی؟ انہیں بھی معلوم تھا کہ زرنور غلط نہیں ہے، لیکن ایک بیٹی کی ماں ہونے کی حیثیت سے وہ اس کے نصیب سے ڈرتی تھی۔ اب اگر قسمت نے ان کی بیٹی کا نصیب اختر سے جوڑ ہی دیا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ نور اپنے رویے میں تھوڑا بدلاؤ لائے۔ اختر کی انا کو للکارنا اچھی بات نہیں تھی۔ اماں، تم دیکھ نہیں رہی تھی کہ نامی گرامی منگیتر کیا بن گیا؟ مجھ پر کیسا روب جھاڑ رہا تھا۔ زرنور بہت دنوں بعد پرانی ٹون میں واپس آئی تھی۔ بیٹا، تم جانتی بھی ہو اگر تیرے بھائی نے اسے زبان دے دی ہے تو شادی بھی وہیں کرنی پڑے گی۔ ایسے مرد کو غصہ دلانا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ سمجھانے لگی۔ اماں، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اسی لیے تم یہ سبق کل پڑھا دینا۔ کیلا چھیل کر کھاتے ہوئے اس نے اختر نامہ بند کروایا، ورنہ کوئی دیر نہیں تھا کہ اس کی ماں اسے کتنی ہی دیر نصیحت کرتی رہتی۔ اسے یہی تو افسوس تھا کہ وہ اختر کی منگیتر ہے۔ اچھا، میں کوئی بات نہیں کرتی ہوں، تم اپنے لیے 2-4 سوٹ ہی لے آتی، اب آفس کیا یہ سوٹ پہن کر جاؤ گی؟ ان کی بات سو آنے ٹھیک تھی۔ یہ گلی کا پرائیویٹ اسکول نہیں تھا، بلکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماڈرن سوٹ والی گھومنے لگی۔ اماں، شام کو جائیں گے، ایک سوٹ رات سلائی کر کے صبح پہن جاؤں گی۔ اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہی اس نے دوسرا کیلا چھیل کر ماں کے حوالے کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آج کو کھل کر جیے، کل کی فکر کرنا چھوڑ دے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کل ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوگا۔ آفس کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں اسے بہت وقت لگنا تھا۔ بڑی سی کالی چادر اوڑھے وہ اگلے دن آفس میں موجود تھی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ اچھالی۔ مس زرنور، آپ کا نصیب اچھا ہے کہ آج بھی باس چھٹی پر ہیں، اسی لیے آپ مینیجر سر کے آفس میں چلی جائیں۔ اس نے نگاہوں سے اسے حیرت سے دیکھا تھا، جیسے وہ کوئی عجوبہ پیس ہو۔ مس زرنور، کم ان۔ یس سر۔ انہوں نے مسکرا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرنور کی گھبراہٹ تھوڑی کم ہوئی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، ان کی نظروں میں زرنور کے لیے عزت تھی۔ آپ کو آج کا کام میں سمجھا دیتا ہوں۔ 11 بجے گاڑی آپ کو باس کے بنگلے پر چھوڑے گی، وہیں سے ان کو آپ ڈیٹیل بتا کر میٹنگ اٹینڈ کریں گی۔ جی سر۔ زرنور کو کام سمجھنے میں ابھی وقت تھا، پتہ نہیں اس کا باس کیسا انسان ہوگا، اسی لیے وہ پہلے ہی کام میں کوئی غلطی گستاخی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھوڑا باہمت ہونا ہوگا مس زرنور، ورنہ آپ اس آفس میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر پائیں گی۔ اسے نیک مشورہ دیتا آج کی میٹنگ کے بارے میں بتانے لگا، ساتھ ہی اسے بتایا کہ ان کا باس ایک 30 سال کا لڑکا ہے جس نے اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد اس گرتی کمپنی کو سہارا دیا تھا، اور آج یہ ٹاپ کمپنی میں مانی جاتی ہے۔ اس کا باس واقعی قابل انسان تھا۔ آفس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ ایک عالی شان بنگلے میں آئی تھی۔ اسے اس محل میں رہنے والے کی قسمت پر رشک آیا، کیسے وہ دنیا کی مشکلات سے دور اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ نوکر چاکر کی فوج اس بنگلے کو چمکانے میں لگی ہوئی تھی، شاید وہ ضرورت سے زیادہ ہی جلدی آ گئی تھی۔ اس کا باس ابھی تک نہیں اٹھا تھا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو آئی تھیں۔ امیر لوگوں کے بھی الگ چونچلے ہوتے ہیں۔ زریاب حسن نے پہلی نظر کی محبت پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، بلکہ تو وہ محبت کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جو بھی اسے کہتا تھا کہ اسے صرف محبت ہی سیدھا کر سکتی ہے،
اس کے سارے کس بل نکل جائیں گے، تو وہ ہنس دیتا تھا۔ زریاب حسن کو سیدھا کرنے والا آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تم کون ہو؟ روبدار آواز میں سوال کیا۔ شاید وہ یہاں کام کرنے والی کوئی نئی ورکر ہو جس کو آج تک دیکھ نہ پایا ہو۔ وہ میں زریاب کا حسن دیکھ کر زرنور کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ تھا۔ اللہ دولت بھی شاید شکل دیکھ کر ہی دیتا ہے۔ اے لڑکی، منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہو؟ زریاب نے کوفت سے پوچھا۔ اسے اس لڑکی کی موجودگی سے پہلی بار الجھن ہوئی تھی۔ میں آپ کی سیکرٹری ہوں۔ اس کے جواب پر وہ ہنسا تھا۔ چوری کی غرض سے آئی تھی نا اس بنگلے میں، اور اب جھوٹ بول رہی ہو؟ اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیتا مذاق اڑانے لگا۔ کالی چادر میں اس نے خود کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر سے کہا تھا بولڈ اور کانفیڈنس لڑکی کو ہی اس کی سیکرٹری بنائے، اور زرنور اس پر پوری نہیں اترتی تھی۔ دیکھیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ اپنی حالت پر اسے ترس آیا تھا کہ اس کا باس اس پر یقین کرنے کو راضی نہیں ہے۔ کیا نام ہے؟ زریاب نے جوس پیتے اس سے سوال کیا۔ زرنور اقبال۔ اس بار اگر وہ تھوڑا لیٹ جواب دیتی تو شاید اس کا باس اسے نوکری سے نکال دیتا۔ ابھی ابھی تو اسے گھر میں عزت ملنی شروع ہوئی تھی، بھابھی بھی نرم ہو گئی تھی۔ زریاب کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نوکری کیا مجبوری میں کر رہی ہو؟ اس کی کلاس کی لڑکیاں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نوکریاں کرتی ہیں۔ اس نے مڈل کلاس لڑکیوں کو پیسہ ملتا ہی بہت جلد بدلتے دیکھا تھا، اور اسے پورا یقین تھا کہ زرنور بھی جلد ہی بدل جائے گی۔ سر، وہ اسے اپنا پرسنل میٹر بتانے سے جھجک رہی تھی۔ چھوڑو، جس کام کو آئی ہو وہ کام کر دو۔ زرنور نے سکھ کا سانس لیا اور بریفنگ دینے لگی۔ سارا دن اس نے زریاب کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ وہ موڈی اور بدتمیز انسان تھا، نوکر کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتا تھا۔ شکر تھا ابھی تک زرنور کی باری نہیں آئی تھی۔ لڑکی، زرنور کو مخاطب کرتا گھورنے لگا، تمہاری وجہ سے سب مجھے گھور رہے ہیں۔ کم از کم ہائر کمپنی میں جاب کرنے کے لیے اپنی کلاس میں تھوڑا بدلاؤ لاؤ۔ ایسے لگ رہا ہے میں اپنے گھر کی ماسی کو لے کر گھوم رہا ہوں۔ دن بھر وہ اس سے خفا رہا تھا، ہر چھوٹی بات پر اسے گھور جاتا۔ اصل میں زریاب خود بھی حیران تھا کہ وہ اس قدر اکتا کیوں رہا ہے۔ جی سر۔ زرنور کا شرمندگی سے سر جھکنا زریاب کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بیچاری نہ جانے کس مجبوری میں یہ نوکری کر رہی ہے، اور اس کے پاس تھوڑا ابھی اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ ہائر کلاس لوگوں کے درمیان اپنی ڈریسنگ سینس ٹھیک کر سکے۔ سنو، اس کی شرمندگی کو ختم کرنے کی خاطر زریاب نے فیصلہ کیا وہ کچھ اماؤنٹ اسے دے دے گا۔ یس سر۔ اب پتہ نہیں کون سا جملہ بول کر اس کی تذلیل کرنی باقی رہ گئی تھی۔ اگر وہ اس کا باس نہ ہوتا تو وہ اچھے سے سمجھا سکتی تھی کہ اس کے لباس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ وہ ماڈرن لڑکیوں کی طرح آدھی ننگی ہو کر نہیں گھوم سکتی۔ یہ پیمنٹ رکھ لو، اپنے لیے شاپنگ کر لینا۔ سوری سر، میں کسی کی بھیک نہیں لیتی ہوں۔ آپ کی کمپنی کا ڈریس کوڈ اگر ٹائٹ جینز اور چھوٹی شرٹ ہے تو میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی۔ دھیمے الفاظ میں چبا چبا کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ زریاب نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جس میں اکڑ اور نخرہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ اپنے ہی باس کو منہ پر انکار کر رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اب بیزاری کے بجائے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ انٹرسٹنگ۔ ٹھیک ہے مس زرنور، آپ اپنے اس لباس کو کب تک اس سوسائٹی میں کیری کرتی ہیں؟ میں بھی ذرا دیکھتا ہوں۔ زرناب کو وہ طنز سے زیادہ ایک چیلنج لگا تھا۔ زریاب حسن کی سوچ اس مرتبہ غلط ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ اس کے مقابل میں کھڑی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلنے والی زرنور اقبال تھی۔ زرنور کو 1 مہینہ ہو گیا تھا
इस दौरान उसने अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाया था। ज़रियाब को लगा था उसका लिबास हफ्तों में बदल जाएगा, लेकिन वो अब भी काली चादर को अच्छे से लपेट कर आती थी। कई उसे उस्तानी कहकर छेड़ते भी थे। अपना तंबू किसी दिन घर ही छोड़ आया करो। रिसेप्शन पर बैठी लड़की आंख मारते हुए इसे बोली। ज़रनूर ने उसे घूर कर देखा। वो लड़की कभी कभार बेबाकी में बोलने की हद ख़त्म कर देती थी। मिस ज़रनूर मेरे ऑफिस में आए। ज़रियाब ना जाने बोतल में से जिन की तरह से हाजिर हुआ। उसको देखते ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की के तोते उड़ गए। जी सर। ज़रनूर ने उस लड़की को आंखों ही आंखों में वार्निंग दी। इस एक माह में उसका डर काफ़ी कम हो गया था। अख्तर से रिहाई का रास्ता भी उसे नज़र आने लगा था। इसकी माँ बहुत खुश थी क्योंकि भाभी के रवैये में खासी तब्दीली आई थी और उन्होंने कह दिया था कि शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं अख्तर को समझा दूंगी कि अभी 1 साल मज़ीद हमें अपनी इकलौती नंद की तैयारियां करने में लगेगा। ज़रनूर उनकी हालत को जानती थी, लेकिन अपने फ़ायदे की खातिर खामोश रही। ये उसकी वही भाभी थी जो घर की 4 दीवारी के अंदर रहते हुए भी इसकी किरदार कशी करना नहीं छोड़ती थी। यस सर, आपकी मीटिंग 2 बजे है। वो लड़की सलाम दुआ में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। ज़रियाब ने नोट किया था वो इसे नज़र उठाकर देखती भी नहीं थी। ऐसी लड़की ही की तो इसे तलाश थी। मिस ज़रनूर, मैंने आपसे मीटिंग मुतल्लिक पूछने को अपने ऑफिस में नहीं बुलाया। उसकी बात पर मुंह खोले वो ज़रियाब को देखने लगी कि क्या इसके काम में कोई गड़बड़ हुई है। जी सर। देखें मिस ज़रनूर, मैं बात को घुमा फिरा कर करने वाला आदमी नहीं हूँ। आज से पहले मैंने कई गर्लफ्रेंड पाल रखी थी क्योंकि वो भी मेरे साथ पैसों की खातिर वक्त गुजारी ही कर रही थी। ज़रनूर ने दिल में सोचा, भला इन सब का वो इसे क्यों बता रहा है। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तुम चाहो तो कुछ भी अपने नाम करवा सकती हो। ज़रनूर उसकी बात को ठंडे दिमाग से सोचने के बजाय भड़क उठी और गुस्से में जो मुंह में आया बोलने लगी कि सामने खड़े आदमी ने इसकी कीमत लगाकर इसे खरीदना चाहा था। ये बात ज़रनूर कैसे गवारा कर सकती थी। सॉरी सर, मैं आपकी क्लास की दिल फेंक लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरी नज़र में शादी गुड्डा गुड्डी का खेल है। मेरी मंगनी हो चुकी है और जल्द शादी हो जाएगी। उसका टका सा जवाब सुनने के बाद ज़रियाब हसन गुस्से से उसकी जानिब देखने लगा। ये लड़की खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है। आज उसने ज़रियाब की ज़िद को जगाया था। ओह आई सी। वो हंसा था। अपने गुस्से को काबू में करते हुए वो ठीक वक्त का इंतज़ार करने लगा जब ये लड़की खुद इसके कदमों में बैठकर इससे दरख्वास्त करेगी कि ज़रियाब हसन, मुझसे निकाह कर लो। आप जा सकती हैं मिस ज़रनूर। उसे अपने ऑफिस से दफ़ा होने का कह रहा था। ज़रियाब के अचानक निकाह की पेशकश पर वो घबरा गई थी। ऊपर से अख्तर भी कमाल करता है, आज उसके ऑफिस ही पहुंच आया था। अख्तर की बाइक पर बैठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो जाने से इनकार करती तो इस जैसा गवार इंसान यहाँ ज़रूर तमाशा लगाता। उसने फैसला कर लिया था कि घर जाकर भाई से ज़रूर कहेगी कि उसकी ऑफिस में बड़ी इज्जत है, इसीलिए अख्तर को आइंदा वहाँ आने की इजाज़त ना दी जाए। बैठ भी जाओ। अपने पीले दांतों को निकालकर उसे खबासत से देखते हुए कहा। मिस ज़रनूर। अपने पीछे ज़रियाब की आवाज़ सुनाई दी तो यूँ लगा अभी वो हंसेगा, उसकी ज़ात का मजाक बनाएगा। आप ये फ़ाइल भूल आई थी, कल अहम मीटिंग है। अगर आप काम में लापरवाही करने लगी तो ऑफिस से छुट्टी समझे। गुस्से से वो ज़रनूर की इज्जत अफजाई करना नहीं भूला था। उसने इस लड़की को इज्जत दी थी, कभी भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं की थी। वो दिल से इससे शादी करने पर कायल हुआ था, लेकिन इसके इनकार ने अब उसे ज़िद्दी बना दिया। आपकी तारीफ? माचिस की तीली नुमा लड़के को हंसता देखकर अबरू उचकाकर पूछा। मैं इसका मंगेतर हूँ। ज़रनूर ने आंखें बंद करके खोली। उसकी हिम्मत न थी कि वो ज़रियाब को देख सके, जो वाकई उस पर हंस रहा था।
नाइस टू मीट यू। जरनूर आपका बहुत जिक्र करती थी। अख्तर भी हैरत से जरनूर को देखने लगा। इतना तो वो भी जानता था कि कभी भी जरनूर ऑफिस में उसका जिक्र करने वाली नहीं है। शायद उसका बॉस उसका दिल रखने को बोल रहा था। जरनूर का दिलो दिमाग ज़रियाब की बातों में लगा हुआ था। उसे खबर ही ना हो सकी कि कब रास्ता ख़त्म हुआ और वो घर की दहलीज पर पहुंच चुकी है। अख्तर के झंझोड़ कर कहने पर उसे होश आया। अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। अपने हवास को काबू करते हुए वो अंदर की जानिब भागी। उसका दिल कह रहा था कुछ बुरा होने वाला है। अम्मा, अम्मा। उसने गुस्से से अपनी भाभी की जानिब देखा, जो उसकी माँ को घर का काम करवाने से बाज नहीं आती थी। मैंने कुछ नहीं किया, वो घबरा कर बोली। ये वक्त बातों में ज़ाया करने का नहीं था, इसीलिए जल्दी से मोहल्ले की गाड़ी करवाकर वो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में ले आई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें काफ़ी अरसे से दिल का मर्ज है और अब उनके दिल के सुराख बंद हो चुके हैं। अगर फौरी ऑपरेशन ना किया गया तो शायद उनको बचाया ना जा सके। सर हाथों में गिराए वो अपनी माँ के लिए दुआएं कर रही थी। डॉक्टर ने टोटल 10 लाख का खर्चा बताया था। उसके भाई ने तो सुनते ही कह दिया था कि ये खर्चा वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने अख्तर से मदद मांगना चाही थी, लेकिन अख्तर भी ये कहकर दामन बचा गया कि बूढ़ी औरत कितना ही जिंदा रह लेगी। इस बूढ़ी औरत के लिए वो 10 लाख रुपए ज़ाया नहीं करेगा। उसे अपने घर वालों पर अफसोस हुआ था, जो उसकी माँ को बचाने में इसका बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं थे। या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं किससे मदद मांगूं? उसके जहन में हर बार ज़रियाब का ख्याल आता था, लेकिन वो उसके दर पर कैसे दस्तक दे सकती थी। सारी रात बेंच पर बैठे बैठे गुजरी। अगली सुबह की किरण निकलते ही भाई को अस्पताल रुकने का कहकर वो खुद ऑफिस में चली गई। उसने खुद को मजबूत जाहिर करना था। अब चाहे ज़रियाब उसका मजाक ही क्यों ना उड़ाए, लेकिन वो पैसे लिए बगैर जाने वाली नहीं थी। उसका भाई काफ़ी हैरान हुआ था। कहने लगा, तुम्हारे ऑफिस वाले भला इतनी बड़ी रकम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? जिस पर जरनूर ने सिर्फ इतना कहा था, जब अपने काम ना आए तो पराए लोगों के दरवाजे पर दस्तक देनी ही पड़ती है। मैं अपनी माँ को आपकी तरह यूँ मरता हुआ छोड़ नहीं सकती। ज़ही नसीब, कल आपसे निकाह की बात क्या कर ली, आप तो खुद को इस कंपनी की मालकिन ही समझ बैठी हैं। उसके देर से आने पर चोट की। सर, मुझे आपसे काम है। अगर वो दिमागी तौर पर ठीक हालत में होती तो शायद यहीं से वापस भाग जाती। ज़रियाब की नज़रों का बदलाव समझकर तकाजा ना करती। ज़रियाब ने गौर किया कि वो एक दिन में ही काफ़ी बदल चुकी है। सारी रात वो गुस्से से चक्कर काटता रहा कि इस जैसे मवाली की खातिर जरनूर ने ज़रियाब हसन को मना किया है। सर, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं वादा करती हूँ कि ये पैसे अपनी तनख्वाह से धीरे धीरे करके वापस लौटा दूंगी। ज़रियाब ने दिलचस्पी से उसे देखा। वो जानता था कि इस लड़की में अना और खुददारी बहुत है, लेकिन फिर भी वो जानने की कोशिश में था कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि जरनूर की सारी अकड़ टूट गई है। चंद दिन पहले मेरे निकाह की ऑफ़र ठुकरा कर आज वो मेरे सामने खड़ी थी। मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। वो मेरे ऑफिस में काम करने वाली मामूली सी वर्कर, जिस पर मैं मर मिटा था, आज आंसुओं से रो रही थी। मैं जैसे उसकी बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। ज़रियाब हसन आपकी मदद क्यों करेगा? मिस जरनूर, आपने तो मुझे निकाह के काबिल भी नहीं समझा था। आप अपने उस मंगेतर से ही उधार मांग लें। प्लीज़ सर। जरनूर ने ढीठ बनकर उससे एक बार फिर से फरियाद की। अगले ही लम्हे मैंने एक फ़ैसला किया। 10 लाख का चेक साइन करके उसके हाथ में थमाया और साथ ही उसके कान में सरगोशी की। अगली 7 रातें वो मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पर गुजारने के बदले तुम्हें ये रकम दे रहा हूँ। उसकी बात पर जरनूर फटी फटी नज़रों से देखने लगी कि गोया उसके कानों ने सही सुना है। मेरी एक शर्त है। क्या वाकई आप मिस जरनूर?
इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि मेरे सामने शर्त रख सकें। आप मेरे साथ निकाह कर लें और 7 दिन बाद बेशक तलाक दे दीजिएगा। दिल को कड़ा करके नज़रों से नज़रें मिलाई। ज़रियाब को ना जाने ऐसी कौन सी कशिश महसूस हुई कि उसने उसी वक्त हाँ कर दी। इसे वो रकम लेते हुए ज़रनूर ने अपनी माँ का इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे ये भी पता था कि रात 8 बजे उसे किसी भी हाल में ज़रियाब के बंगले में पहुंचना ही है, वरना वो शख्स खुद यहाँ आ जाएगा। घर वालों से ये झूठ बोला कि उसे ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया है। अम्मा की खातिर जो उसने लोन लिया है उसकी भरपाई के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी होगी। ज़रनूर अपनी माँ को अकेला अस्पताल में छोड़कर इस वक्त ज़रियाब के सामने बैठी थी। उनका निकाह जैसे भी हालात में हुआ था, लेकिन अब वो ज़रियाब की बीवी थी। मुसलसल ना जाने किस बात पर उसे रोना आ रहा था। अपने मंगेतर को याद करके रोया जा रहा है। ज़रियाब को गुस्सा आने लगा कि शायद वो अब भी अपने मंगेतर को याद करके रो रही है। उसकी बात पर ज़रनूर ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर वो जानना चाहता था कि आखिर वो इस लम्हे इतना दुखी क्यों है और उससे वो पैसे किस लिए चाहिए थे, क्योंकि इतने अरसे में वो इतना तो जान चुका था कि ज़रनूर ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मेरी माँ इस वक्त अस्पताल में है। आपसे जो रकम लेकर उनका ऑपरेशन करवाया है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उसे लगा था कि शायद ज़रियाब उसे जाने से मना कर देगा, लेकिन वो खुद उसके साथ जाने को तरजीह देने लगा और दोनों अस्पताल पहुँचे तो भाभी इन दोनों को देखकर काफ़ी हैरान हुई थी। कहने लगी कि तेरे बॉस का यहाँ अस्पताल में क्या काम, और तुम तो ऑफिस के काम से गई थी, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आई। ज़रियाब भी घर के हालात को देखते हुए उस चालाक औरत के सामने खामोश ही रहा था। ज़रनूर की माँ का ऑपरेशन कामयाब हो गया था और उनके होश में आते ही ज़रनूर ने उन्हें सारी हकीकत बता दी थी, और उसी वक्त उसकी माँ ने रुखसती का फ़ैसला किया था। ज़रियाब को अलग से बुलाकर भी ताकीद की थी कि वो इनकी बेटी से कोई भी बदला ना ले और हो सके तो उसकी बदबख्त बेटी के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ले। शादी जिन भी हालात में हुई हो, लेकिन ज़रियाब ने फिर से ज़रनूर को मौका देकर उसके साथ ज़िंदगी निभाने का फ़ैसला कर लिया था। इस पर उसके भाई और भाभी को काफ़ी एतराज़ हुआ था। अख्तर मारा मारी पर उतर आया था, लेकिन ज़रियाब हसन की पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी। वो अपनी बीवी और सास को लेकर अलग हो गया था। ज़रनूर और ज़रियाब की मोहब्बत का आगाज़ शायद ऐसे ही होना लिखा था।